हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, जिसमें हम IBPS AFO के एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी वैकेंसी जो है हर साल आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो, मैं कहूँगा काफ़ी सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जो है वो इस वैकेंसी पे डिपेंड हैं। मींस IBPS AFO की वैकेंसी आती है, स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या जैसे ही नया साल आता है, जनवरी आती है, फरवरी आती है, वैसे ही स्टूडेंट जो है वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब सर होता ये है कि जब हम पहले साल एग्ज़ाम देते हैं तो पहले साल हमारे दिमाग में ये रहता है कि चलो बिगिनर हैं हम, तो पहले साल जो है हमें समझने में लग जाएगा कि प्री में जो भी सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा ये हम एक साल लगा देंगे समझने में। इसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पहले साल ऐसे ही ट्राई मारने के लिए स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं कि चलो ठीक है, दूसरे बार में सिलेक्शन होगा ही होगा। नहीं तो एक माइंडसेट ये भी रहता है कि पहले बार में सिलेक्शन होता ही नहीं है, दूसरे या तीसरे बार में IBPS AFO में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो IBPS AFO क्यों नहीं हो रहा क्लियर? आपने एग्ज़ाम दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, इवन कुछ लोग तो है 4-4 बार देते हैं, ठीक है। तो क्लियर क्यों नहीं होता आपके, मतलब क्यों क्वालिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग IBPS AFO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आपको असली वजह जाननी है कि क्लियर क्यों नहीं हो रहा, या क्या ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से आपका IBPS AFO रुक जाता है, मतलब कि प्री रुक जाता है, मेंस रुक जाता है, या कुछ न या इंटरव्यू में रुक जाता है, ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, 101% मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके साथ साथ सल्यूशन उनका क्या होगा, इन दोनों बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दूसरे बार हम करेंगे सल्यूशन। जैसा कि आपको इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही है, एग्ज़ाम पैटर्न तो सबको पता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सभी को पता है ना, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश आता है। देखो, बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वांट आता है, क्वांट, और थर्ड नंबर पे हम यहां पर कह सकते हैं क्या आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है। ये आपका प्री हो गया। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम होगा जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ निकाल लोगे, तब आपको मेंस देने को मिलेगा। और मेंस में आता है ओवरऑल एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है वो सभी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, कुछ एडिशनल भी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है इंटरव्यू, सभी को पता है ये बात। और जो मेंस का एग्जाम है वो आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। अब समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं प्री क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, ये बात समझने वाली यहाँ पर ये है। मोस्टली स्टूडेंट जो भी जो एग्ज़ाम देते हैं इसका, ये क्या है, मेन फेल होते हैं किसमें, प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स ही नहीं निकलता सर। प्रीलिम्स न निकलने की मेन वजह है इसमें इंग्लिश, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की जो इंग्लिश है ये बहुत ही वीक होती है, बहुत ही वीक होती है। जिससे आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि बैच में लेट स्टार्ट हुआ, या जिसने भी पढ़ाया उस लेवल का नहीं पढ़ाया, ठीक है, जिस लेवल का आपके IBPS AFO के एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश वीक होने की वजह से मोस्टली स्टूडेंट जो है वो IBPS AFO के प्री में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मोस्टली जब से मैं ये देख रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश में ही फेल हो रहे हैं, इंग्लिश ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, इंग्लिश की कट ऑफ नहीं निकल रही है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पे सबसे पहले काम करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, मींस अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मींस 11th 12th में आपने एग्रीकल्चर ही लिया था, तब आपकी 100% इंग्लिश वीक होगी। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्हें प्री में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैथ वाले स्टूडेंट अगर ये सेशन देख रहे हैं उन्हें पता होगा, वो प्री हर बार निकाल देते हैं। या जिन लोगों ने BSc सेकंड ईयर थर्ड ईयर में काम किया होगा प्री पे, वो आराम से निकाल देते, कह के निकाल देते हैं कि इस बार का प्री भी हम निकाल देंगे, उनका मेंस में फंस जाता है, ठीक है। तो एक एक प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे। इंग्लिश टाइट करो, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 2 ही चीज़ें हैं, जो लिखा है उसे समझो, और उससे जो सवाल पूछा जाए वो आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। दूसरा है इसमें क्या कि हमने बताया भी कि रीडिंग और कॉन्सेप्ट का ही खेल है इसमें,
ठीक। और बाकी क्वांट रीजनिंग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप मतलब जितने ज़्यादा नंबर ले आओगे ना, कट ऑफ तो निकलेगी, इनसे इनकी मदद से ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इनमें स्कोर ज़्यादा करना है, क्वांट और रीजनिंग। इसे मान लो इंग्लिश में मान लो कट ऑफ 4 या 5 जाती, मान लेते हैं 4 जाती है, तो आपको तैयारी 8 के लिए नहीं करनी है, थोड़ा ज़्यादा के लिए करनी है। मान लो कट ऑफ 7 जाती है, 7 जाती है, तो 8 के लिए थोड़ी पढ़ोगे कि हम चलो 8 नंबर के लिए पढ़ लेते हैं, 16 के लिए पढ़ोगे, तब जाके आपके नंबर आ पाएंगे। नहीं तो टारगेट उतना ही रखोगे जितनी कट ऑफ जाती है तो हमेशा फेल होगे यार, मैं सच बता रहा हूं। अगर मान लो कट ऑफ जाती है 3.5 और पढ़ाई कर रहे हो आप 3.5 के लिए ही, तो 100% नहीं निकलेगा आपका, इंग्लिश में रुक जाएगा, हर बार इंग्लिश में रुक जाएगा। ठीक, तो ये हमें समझ में आया कि हमें प्री में दिक्कत है, तो प्री को बहुत अच्छा करो। उसमें सबसे पहले इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश को इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्वांट अच्छी होनी चाहिए और रीजनिंग। अब दूसरा ये तो हमने समझ लिया, अब इसमें रीज़न समझते हैं कि सर क्या एक रीज़न ये भी है कि हाई कट ऑफ की वजह से, हाई कट ऑफ जाता है जिसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, क्या हाई कट ऑफ है? यार कट ऑफ तो हाई होगा, बच्चे मेहनत करेंगे, स्टूडेंट मेहनत करेंगे तो कट ऑफ तो ज़्यादा हो गई, सिंपल सी बात है, प्री का कट ऑफ तो ज़्यादा हो गई। समझ रहे हो बात को? तो अगर हाई कट ऑफ जा रही है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये कोई बहाना ही नहीं है। अगर कट ऑफ ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करो, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि 0 नंबर ले आओगे तो हम आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देंगे। तो अगर कट ऑफ ज़्यादा है तो ज़्यादा कट ऑफ के लिए पढ़ो सर, ज़्यादा कट ऑफ के लिए। देखो किसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, क्वांट की जा रही है, इंग्लिश की जा रही है, रीजनिंग की जा रही है, या ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा जा रही है? ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो इन दोनों पर ज़्यादा काम करो इसके कंपेरिजन में। मतलब काम जब तक आप पहला स्टेप क्रैक नहीं करोगे, दूसरे पे पहुंचोगे ही नहीं। कुछ लोग मेंस में ही लगे रहते हैं, धनाधन लगे हुए मेंस में, पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका प्री नहीं निकलेगा। काम पहले यहाँ पे करना है। हाई कट ऑफ एक रीज़न नहीं है, अगर कट ऑफ ज़्यादा है तो टाइमिंग बढ़ाओ, पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर, टीचर बदलो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्लियर। एक पॉइंट और होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं सर, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन विदाउट स्ट्रेटजी करते हैं। हम ऐसे ही उठा के कुछ भी पढ़ने लगते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं हमारी, कोई प्लान नहीं है हमें कब कब सिलेबस कवर करना है, कब नहीं करना है। विदाउट स्ट्रेटजी के पढ़ाए लगे पड़े हैं, सुबह शाम लिख लिख के याद कर रहे हैं, सारा समय उसी में बर्बाद कर रहे हैं। तो होता क्या है, लास्ट समय जब भाई आप अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक पढ़ते रहोगे, है ना, सिलेबस ही खत्म करते रहोगे, तो कैसे क्वालिफाई कर पाओगे? प्लान ऐसा बनाओ कि आपके प्री एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस एक मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हो, 1 महीने रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए दो स्पेशली, और मेंस की भी तैयारी आपकी प्री एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए। तो जब आपको प्री एग्जाम के बाद मेंस के लिए टाइम मिलेगा ना, तो सिर्फ रिवीजन के लिए मिलेगा, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, तुम कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो। तो विदाउट स्ट्रेटजी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्री में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, मेंस में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। इन प्री और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कट ऑफ निकालने के लिए कितना कम से कम पढ़ना पड़ेगा, मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम कितना पढ़ना पड़ेगा, ये गलती नहीं करनी है। एक स्टूडेंट और गलती करते हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की है, यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस यूज कर रहे हैं सर। एग्रोनॉमी 4 लोगों से पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी 5 लोगों से पढ़ रहे हैं, 10 किताबों से पढ़ रहे हैं, तो यही होगा। प्री निकाल लोगे, मेंस नहीं निकलेगा, सिर्फ कट ऑफ निकलेगी 0.5 नंबर से, रह जाओगे, इंटरव्यू में रह जाओगे, कम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है। लिमिटेड सोर्सेस रखने, सोल्यूशन ये है, लिमिटेड सोर्स। अब लिमिटेड सोर्स सर कैसे पता चलेगा? ये देखो कि आपको क्वालिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि आपको प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है। अगर क्वांटिटी फोकस करोगे तो यही कहीं ना कहीं फंस जाओगे, नहीं निकलेगा पहली बार में ही निकलता है एग्जाम। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे साथ के कुछ लोगों ने ना पहली बार में ही निकाला, 6-6 महीने में, 6-6 महीने में ही तैयारी करके निकाल दिया। ये लो भाई, परेशानी खत्म। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद एक और है, कुछ लोग जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सॉइल साइंस, मान लो हमारा एग्रोनॉमी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम पूरे दिन और रात जो है एग्रोनॉमी सॉइल साइंस ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो स्टूडेंट जो हैं वो अपने वीक पोर्शन पे काम नहीं करते हैं, बिकॉज जो वीक पोर्शन है उसमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये एक गलती है, नॉट वर्किंग ऑन वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट्स पे वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, इस पे भी काम करना पड़ेगा। जो वीकर पोर्शन है उस पे ध्यान दो, वीकर पोर्शन को टाइट करो, उसे जितनी अटेंशन चाहिए उतनी अटेंशन दो। 2 घंटे वो मांगता है तो 2 घंटे पढ़ो उसे, 3 घंटे मांगता है 3 घंटे पढ़ो। करोगे क्या यार? कोई दूसरा काम है क्या तुम्हारे पास? कोई दूसरा काम है क्या? क्लियर? इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हम यहां पर एक पॉइंट और ऐड करते हैं जो कि है लैक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, लैक ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द सब्जेक्ट। मेंस में जो सब्जेक्ट हैं या प्री में जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको डेप्थ में नॉलेज है ही नहीं, आपने ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ रखा। तो होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, आपको मेंस में 60 क्वेश्चन मिले, 60 में आप 28 ही सही कर पा रहे हो, 28 ही सही कर पा रहे हो, आप 27 ही सही कर पा रहे हो, आप 26 ही सही कर पा रहे हो, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि 26, 27, 28 इतने जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, और वो बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो डेप्थ में थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो वो हम कर ही नहीं पाए। तो जिसकी वजह से सर हमारा 0.5 से कट ऑफ हमारा रुक गया है, कट ऑफ से 0.5 ही कम है। तो कहने को तो ये हो जाएगा कि तुम IBPS FO क्वालिफाई हो, बट सैलरी मिल रही तुमको, जॉब मिली तुमको? नहीं मिली। ये नहीं, ये डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। जो भी पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो, 1 साल अपने आप को समय दो। क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट होता है, पढ़ाई तो आप स्टार्ट करते हो, पढ़ाई तो बड़े मन से स्टार्ट करते हो, लेकिन जो है आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो। नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये मेंटेन नहीं हो रही सर। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है, खुद को डिसिप्लिन बनाओ। आपका सोने और सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। सोने से पहले स्टडी प्लान बनाओ कि कल हम क्या करने वाले हैं। मान लो हम 11 बजे सो जाते हैं, तो 11 बजे हमने स्टडी प्लान बना के हम सो गए, रजाई ओढ़ के सो गए, हमने कि सुबह 6 बजे उठेंगे। तो 6 बजे उठे और जो हमने सोचा था, जो हमने अपना प्लान बनाया था, उस पर काम करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ और याद रखो, जब आप डेली पढ़ाई करोगे तब आपके अंदर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। एक बार में नहीं, एक बार आपने पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया तो आप सोचो कि नहीं एग्जाम निकल जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। नहीं, चट्टान पे अगर एक बार तुम हथौड़ा मारोगे ना, तो चट्टान एक हथौड़े से थोड़ी टूटेगी। ये बड़ा एग्जाम है सर। अगर आप बार बार उस चट्टान पे हथौड़े से चोट करोगे तो वो चट्टान धीरे 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 कमजोर होती जाएगी और एक समय पे वो चट्टान टूट जाएगी। यही करना है आपको, यही करना है। डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट रहना है अपने प्लान को लेके, अपने गोल को लेके, IBPS AFO को लेके, तभी जाके आप एक बार में क्वालिफाई कर पाओगे। अगर एक बार में क्वालिफाई नहीं हुआ है, दूसरी बार क्वालिफाई हो जाएगा। ये बात लिख के ले लो। जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी इस एग्जाम की या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की, उस दिन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये बात कहीं भी लिख लो, मेरी बात लिख लो। जिस दिन तैयारी हो जाएगी उस दिन एग्जाम निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें आप गलती करते हो। तो जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मैं यही कहूंगा, पहले ये जान लो कि आपको प्री में कितनी मेहनत करनी है। स्पेशली आप अपने बारे में जानते हो तो खुद की वीकनेस तो पता होगी ना, कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमें क्वांट समझ में नहीं आती, हमें रीजनिंग समझ में नहीं आती। और ये भी मत सोचना कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो हमारी वीक है रीजनिंग, तो रीजनिंग 10 दिन पढ़ी समझ में नहीं आ रही, अब छोड़ देते हैं, या नहीं होगा। यार होगा, क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा दिमाग रखा हुआ है कि एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। टाइम लगता है ना, कोई चीज़ सीखने में टाइम लगता है। एग्जाम में जाओगे पहले दिन पढ़ के फोड़ दोगे जाके? नहीं, टाइम दो, पूरा टाइम दो, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से करो। तो ये जान लो कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, कट ऑफ से कट ऑफ कितनी जाती है, उससे हमें कितने ज़्यादा पढ़ना है, उससे कितना ज़्यादा पढ़ना है, कट ऑफ से कितना ज़्यादा पढ़ना है। समझ में आ रही बात?
पे एक प्रॉपर प्लान बनाओ, ठीक है, और जो है स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। मल्टीपल सोर्सेस यूज नहीं करने हैं, जगह जगह से नहीं पढ़ना, एक जगह पढ़ लो बैठ के, ठीक है, जहां पे आपको अच्छा लग जाए। वीक सब्जेक्ट पे काम करना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद हमने एक बताया है, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तुमको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और ये सब जो है कंसिस्टेंट आपको करते रहना है, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये बात कहीं लिख लो। तो जो स्टूडेंट भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भैया अपने अंदर सुधार लाओ। जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मान लो आपने पहली बार IBPS AFO का एग्ज़ाम दिया था, भी नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, हो सकता है आपने अच्छी पढ़ाई करी हो, वहाँ जाके गड़बड़ कर लिया हो, या हो गया हो आपसे, प्रेशर में हो गया होगा। प्रेशर वहाँ तभी कम हो सकता है जब आपकी तैयारी पीछे की बहुत अच्छी होगी। लड़ाई में घबराहट तभी होती है जब आपके पास टैक्टिस कम हो, आपके पास हथियार कम हो, जब आप कमज़ोर हों। जो ताकतवर होता है, जो दमदार होता है, वो डरता कभी नहीं है, ठीक है। तो वो बाद की बात है, एग्ज़ाम पे हम देखेंगे कि प्रेशर को कैसे हल्का करना है। फिलहाल तो यही है कि तैयारी हमें कैसे मजबूत करनी है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हो बिंदास। सेल्फ स्टडी तो पॉसिबल नहीं है प्री में, आपको किसी न किसी मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा की टीम के साथ तैयारी करना चाहते हो IBPS AFO की, तो ये है ऑफिसर्स बैच। इसकी जो क्लासेस हैं ये 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। कब से स्टार्ट हो रही हैं? 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये बैच जो है आपको 2 साल के लिए दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2850 में। इसमें 2850 रुपए में डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है Y826A। यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड दिख रहा होगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। एक रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है सर, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। कट ऑफ तो ज़्यादा होगी यार, ठीक है, ये कोई रीज़न थोड़ी है। 2850 में मिल जाएगा, कोड इस्तेमाल करना है ना Y826A। इसमें क्या क्या मिलेगा? 2 साल की वैलिडिटी आज तक ही रहेगी सिर्फ, मतलब कि आज तक ही ऑफर रहेगा, 80% ऑफ और 2 साल की वैलिडिटी। जितने भी सब्जेक्ट हैं कवर कराए जाएंगे, चाहे वो प्री के हों, चाहे वो मेंस के हों, इंटरव्यू तक आपको तैयारी कराई जाएगी। इंगेजिंग लेक्चर्स मिलेंगे और क्लास नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो वह पूरा जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाइलिंगुअल लेक्चर रहेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मीन्स आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा डिस्कशन के लिए, और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस भी अलाइन की जाती हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। और जो आपका लेक्चर्स होंगे वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होंगे, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरह से। एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है, यहाँ पर फैकल्टी आपको दिख रही है। मैं आपको इस बैच में कंप्लीट एग्रोनॉमी और प्लस सॉइल साइंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस आपको पता ही है, ठीक है। और इसके साथ साथ वीकली जूम मीटिंग भी होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं तो आपको वीकली जूम मीटिंग भी कराई जाएगी। MSc के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करें AFO की, देखो अगर बहुत ज़्यादा काम रहता है तो रात में टाइम निकालो, प्री पढ़ने का टाइम निकालो, प्री पढ़ो सिर्फ एनिमेश, ठीक है, प्री पे ध्यान दो। चलिए, तो ये हो गया। अब कैसे इनरोल करना है, कोड याद रखना है Y826A है। कैसे इनरोल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा 24/7 टाइप करना है गूगल पे और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल कोर्सेस में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे जाएंगे और एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या सीधे सीधे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अड्डा 24/7 का। देन यहाँ पर क्या करना है, IBPS AFO पे सिलेक्ट करना है। ये दिया है ऑफिसर्स बैच, डबल वैलिडिटी है, मीन्स 2 साल के लिए बैच आपको दिया जाएगा ये, ठीक है। आपका 6 महीने के अंदर जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस दिख रही होगी 3299 से और कम हो जाएगी, बाय नाउ करोगे। और यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है, जो अभी हमने जस्ट बताया था Y826A। ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 2999 का बैच मिल जाएगा। ऐप से इनरोल करने पे 1% कॉइन और मिलेंगे, तो टोटल डिस्काउंट जो है वो 81% हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ 2850 में मिलेगा। कितने ईयर के लिए? 2 साल के लिए। आज तक ही ऑफर है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो बिल्कुल लेट मत करो, कल को ऐसा ना हो कि वैलिडिटी खत्म हो जाए, ठीक है, 1 साल की बचे। तो ये कोड है Y826 से, कोड इस्तेमाल करो और इनरोल कर लो। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। हाँ, और कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। 2026 में देखेंगे, अभी तो कोई आइडिया नहीं, पहले हम लोग 2025 देखेंगे अभी फिलहाल तो, ठीक है। चलिए, इसका बैच जो है बता दिया मैंने, 9 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है, ठीक है। मैंने बताया भाई कट ऑफ ज़्यादा है तो ज़्यादा मेहनत करो, सिंपल सी बात है, कोई दूसरा वो एक्सक्यूज़ है ही नहीं इसके। चलिए, थैंक यू।
ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को